हेलो फ्रेंड्स, लाइफ आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर एनसीईआरटी की जो सीरीज चल रही है उसका आज थर्ड लेक्चर है और आई होप कि आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा। प्रीवियस लेक्चर की पीडीएफ भी हमारे ही टेलीग्राम चैनल लाइफ आईएएस में अपलोड कर दिए गए हैं और आप साथ में एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे और शॉर्ट नोट्स साथ साथ में बनाते चलें। और जो पीडीएफ अपलोड किया जा रहा है उसको आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सहारा ले सकते हैं। साथ में एक काम और कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर अनसॉल्व्ड पेपर को भी साथ साथ में देखते रहें। इससे ये होगा कि एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आए हैं ज्योग्राफी में वो आपके हल होते चलेंगे और आपको ये इस बात का भी आइडिया होगा कि कितने क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। और जैसे ही हम 6 से 12 तक की एनसीईआरटी कवर करेंगे आप पाएंगे कि ज्योग्राफी से आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे, आप उनको हल करने की स्थिति में होंगे। फिर कुछ क्वेश्चन जो करंट बेस्ड या फिर कुछ स्टैंडर्ड बुक से कुछ टॉपिक आते हैं तो उनको आप कम से कम आपको उसका आइडिया हो जाएगा और इसी को आधार बनाते हुए आप एनसीईआरटी को पढ़ने का प्रयास करें। और चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा तीसरा चैप्टर है और इसमें है पृथ्वी की गतियां, मोशंस ऑफ द अर्थ। तो इसमें हम आज कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो कुछ टर्म दी गई हैं जैसे कि कक्षीय समतल, यहाँ पर लिखा है कक्षीय समतल। इसके अलावा प्रदीप्त वृत्त एक टर्म है, इसे भी आप समझेंगे आज कि ये क्या होता है। और इसके अलावा फिर हमारा जो चैप्टर है ये मुख्य रूप से आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी की गतियां। तो पृथ्वी की जो गतियां हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार की गतियां करता है, एक है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। घूर्णन को आप रोटेशन कहते हैं और परिक्रमण को रिवोल्यूशन। तो घूर्णन क्या है? घूर्णन है कि पृथ्वी पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष के परितः घूमना घूर्णन कहलाता है और पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना रिवोल्यूशन या परिक्रमण कहलाता है। तो आपने लास्ट क्लास में पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो उसके एक अक्ष के बारे में भी पढ़ा था जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है और जो 23.5 डिग्री अंश झुका हुआ होता है। तो आज आज के लेक्चर में उसी पृथ्वी के अक्ष के बारे में एक और जानकारी आज सीखेंगे। तो चलिए यहाँ से अब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं कि पृथ्वी का जो अक्ष है, इससे पहले एक बात और बता दूं कि पृथ्वी की जो गतियां हैं, चाहे वो घूर्णन हो या परिक्रमण, इन दोनों गतियों का बहुत व्यापक असर पड़ता है हमारे दिन रात की घटनाओं के घटित होने और मौसमों के परिवर्तन में। तो पृथ्वी की गतियों के माध्यम से आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि वो कौन सी गतियां हैं जो दिन और रात के लिए उत्तरदायी हैं और वो कौन सी गति है जिसके माध्यम से मौसम में परिवर्तन होता है और दिन और रात के समय जो होता है, दिन और रात का जो समय है उसमें जो परिवर्तन होता है कि कहीं दिन लंबे होते हैं, कहीं दिन छोटे होते हैं और कहीं रातें लंबी होती हैं, कहीं दिन छोटे होते हैं। तो इनमें जो चेंजेस घटित होते हैं वो किस कारण घटित होते हैं। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होते ही इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पृथ्वी के अक्ष के बारे में तो एक बात आप जानते हैं कि वो 23.5 डिग्री झुका हुआ है।
तो यहाँ पर आप एक चीज़ और सीखने वाले हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के कक्षीय समतल से पृथ्वी का जो अक्ष है, वो पृथ्वी के कक्षीय समतल से साढ़े 66 डिग्री कोण बनाता है। ये बात एक आप एक नई सीखने वाले। ये क्वेश्चन की आप लैंग्वेज को देखते हुए कोण को समझेंगे कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के कक्षीय समतल से पृथ्वी का जो अक्ष है, पृथ्वी के कक्षीय समतल से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाता है, जबकि पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब से ये साढ़े 23 डिग्री का कोण बनाता है। तो जो हमने उस दिन पढ़ा था लास्ट यानी कि प्रीवियस क्लास में, उसमें साढ़े 23 डिग्री कोण की बात ये वाली हो चुकी थी हमारी। तो हम ये समझते हैं पहले कि कक्षीय समतल क्या चीज़ है। कक्षीय समतल, इसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। यह वह समतल होता है जो पृथ्वी के कक्ष या ऑर्बिट के द्वारा बनाया जाता है। एक बार फिर से कि वह समतल जो पृथ्वी के कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल या ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ये वाला फिगर देखें। ये जो पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है और ये कक्षीय समतल से साढ़े 66 डिग्री का कोण बनाती है। कक्षीय समतल का मतलब है ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो मैं रेड से इसे डिनोट कर रहा हूँ, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है। कक्षीय समतल का मतलब है कि वो सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाती है, तो जिस तल में वो चक्कर लगाती है, उससे ही खींची गई एक काल्पनिक रेखा को हम पृथ्वी का कक्षीय समतल कह देते हैं। और पृथ्वी जितने एंगल झुकी हुई है, यहाँ से लेकर के आप देख सकते हैं कि ये जो कक्षीय समतल से ये साढ़े 66 डिग्री यहाँ पर बन रहा है, ये छोटे अक्षरों में लिखा है, यदि आपको ना दिख रहा हो तो साढ़े 66 डिग्री ये जो कोण है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसके साथ इस कक्षीय समतल का साढ़े 66 डिग्री कोण बनता है। लेकिन इसी समतल पर यदि हम एक लंब डालते हैं, तो ये हमने इस कक्षीय समतल पर ये लंब डाला, जिसे मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ। तो इस लंब के साथ ये जो हमारा अक्ष है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पर? साढ़े 23 डिग्री का। तो ये वाला जो एंगल है वो साढ़े 23 डिग्री है। तो जब आप साढ़े 23 और साढ़े 66 को जोड़ देंगे, तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो आपको क्वेश्चन की भाषा समझना है। यदि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि पृथ्वी का अक्ष कक्षीय समतल से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तब तो आपका आंसर होगा साढ़े 66 डिग्री का कोण। यदि क्वेश्चन की लैंग्वेज होती है कि पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब से कितने डिग्री का कोण बनाता है, तब आपका आंसर होगा साढ़े 23 डिग्री का कोण। और यहाँ से आपकी ये बातें स्पष्ट हो गई होंगी। इस फिगर को ध्यान से देखें और क्वेश्चन की लैंग्वेज को या कथन की लैंग्वेज को आप समझें, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। यदि उसने कक्षीय समतल से पृथ्वी के अक्ष का एंगल पूछा है, तो साढ़े 66 डिग्री कोण होगा। यदि पृथ्वी के कक्षीय समतल पर डाले गए लंब से पूछ रहा है, तो साढ़े 66 डिग्री कोण आंसर होगा। और अक्सर हम यही बताते हैं, या हमारे नॉर्मल भाषा में हमारी यही होता है कि पृथ्वी जो है साढ़े 23 डिग्री झुकी हुई है, तो हम ये सेकंड पॉइंट का ही बार बार चर्चा करते हैं। तो कक्षीय समतल आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी टर्म आती है प्रदीप वृत्त, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? एक बात आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है, हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जितने भी ग्रह हैं वो स्वयं प्रकाशित नहीं होते हैं, उनकी स्वयं की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वो सूर्य से अपनी ऊष्मा और प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है और पृथ्वी भी अपना प्रकाश और ऊष्मा की आवश्यकता सूर्य से ही पूरी करता है। मतलब सूर्य से ही उसको प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होती है। तो जब ये पृथ्वी
तो अब हम इसे डिफाइन करते हैं कि प्रदीप्त व्रत क्या है। कि पृथ्वी पर वह काल्पनिक व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है। तो अभी आपने सुना कि सूर्य से ही हमारी पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश को और ऊष्मा को प्राप्त करती है। अब आप इस फिगर को देख सकते हैं। जब ये है आपका सन, तो सूर्य से जब ये प्रकाश किरणें आती हैं, तो पृथ्वी का जो सामने वाला भाग है, सूर्य के सम्मुख वाला जो भाग है, यहाँ पर तो दिन होगा। इस भाग में जो आप येलो से दिख रहा है, यहाँ पर तो दिन होगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट वाले भाग में क्या होगी? रातें होंगी या अंधेरा होगा। तो इससे क्या होगा? इनके बीच में आप ये लाइन देख सकते हैं यहाँ से, जो इन दोनों को विभाजित कर रही है। कि पृथ्वी के जिस भाग में प्रकाश प्राप्त हो रहा है और जिस भाग में प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है, इन दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है या जो व्रत होता है, इसे ही हम क्या क्या देते हैं? प्रदीप्त व्रत। इसे इंग्लिश में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के नाम से जानते हैं। तो ये बहुत ही आसान टर्म है, जो बस ये बताता है कि पृथ्वी का जिस भाग में प्रकाश प्राप्त हो रहा है और जिस भाग में प्रकाश प्राप्त नहीं हो रहा है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों की विभाजित करने वाली जो रेखा होती है या जो व्रत होता है, उसे ही आप प्रदीप्त व्रत कह देते हैं। तो ये वाली लाइन टर्म बस आप थोड़ा ध्यान रखने के लिए समझ सकते हैं। और ये जो टर्म होती है, आपको कुछ जगह काम आएगी आगे फिर। इसके अलावा आप एक चीज और जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अब हम घूर्णन के संबंध में और परिक्रमण के संबंध में बात करेंगे। तो इससे पहले एक फैक्ट और दिया है एनसीईआरटी में, वो आप देख लें। इससे कई बार हो सके कि फैक्ट के नाम पे क्वेश्चन पूछ लें। कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। एक क्वेश्चन यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में बहुत साल पहले पूछा गया था। तो उस समय में लेकिन उसका जो ऑप्शन था वो आर्यभट्ट नहीं था। तो लेकिन अभी की जो नई एनसीईआरटी आई हैं, उसमें इस फैक्ट को डाला गया है। तो आप स्पेशल रूप से डाला गया है, तो आप इस फैक्ट को थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में पूछ ले। तो अभी हमने सिर्फ़ 2 चीज़ें समझने का प्रयास किया है। एक तो कक्षीय समतल क्या होते हैं और प्रदीप्त वृत्त क्या होता है। और पृथ्वी का जो अक्ष है, वो कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है और कक्षीय समतल पर डाले गए लंब से वो 23.5 डिग्री का कोण बनाता है। अब हम इसकी गतियों की बात करते हैं। तो पृथ्वी की गतियाँ, तो पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है। एक है घूर्णन, दूसरी है परिक्रमा। थोड़ा पेन का कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। ओके। घूर्णन क्या है? इस टाइप से आप टेबल भी बना लें, ताकि आपको दोनों के बीच का स्पष्ट अंतर समझ पाएँ आप। दोनों के बीच में जो अंतर होते हैं, वो आप स्पष्ट रूप से समझ पाएँ। और इसमें कुछ समानताएँ भी होती हैं, तो वो कौन-सी समानताएँ हैं? बस एक समानता मिलती है कि दोनों पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं। घूर्णन भी जो होता है अपने अक्ष पर, वो भी पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। और जब ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी, तब भी वो पश्चिम से पूर्व दिशा में ही चक्कर लगाती है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रोटेशन या घूर्णन। तो मैंने पहले ही डिफाइन किया है इसको, कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना वो क्या कहलाता है? घूर्णन। जबकि परिक्रमण क्या है? परिक्रमण है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में गति करना। दूसरा इन दोनों में क्या, दूसरी बात क्या है? दूसरी विशेषता कि घूर्णन भी जो होता है वो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करती है पृथ्वी, और परिक्रमण भी सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व दिशा में ही करती है। इससे आगे हम फिगर में और अच्छे से बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे।
घूर्णन के कारण अभी आपने पढ़ा है कि दिन और रात का होना, कि पृथ्वी दिन और रात का जो होना है या दिन और रात जो घटित होते हैं, ये घूर्णन के कारण ही घटित होते हैं, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। ये अभी आप सिर्फ सुन लें, 1 मिनट के बाद आपको स्पष्ट होगा। हम एक फिगर बना के स्पष्ट करेंगे कि कैसे घूर्णन के कारण दिन और रात घटित होते हैं और परिक्रमण के कारण कैसे ऋतुओं में परिवर्तन होता है। और घूर्णन जो है 24 घंटे में एक घूर्णन कंप्लीट होता है पृथ्वी का। पृथ्वी एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है अपने अक्ष पर? 24 घंटे में। हमने लास्ट क्लास में भी इस बात को डिस्कस किया हुआ है। और परिक्रमण जो है, तो सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 से ही 1/4 दिन का समय लगता है। सहूलियत के लिए तो हम सिर्फ कितना बोल देते हैं कि 365 दिन लगते हैं। ये हम सहूलियत के लिए बोलते हैं कि 365 दिन एक साल में होते हैं। मतलब एक साल में होते हैं, मतलब कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर 365 दिन में कवर कर देती है। तो ये हम सरलता के लिए 365 दिन लेते हैं। लेकिन 1/4 दिन जो है शेष बचता है। तो 1/4 दिन, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो 24 घंटे होते हैं, तो 1/4 दिन किसके बराबर होगा? 1/4 दिन ये किसके बराबर होगा? यदि 24 घंटे का दिन है तो 4×4 = 24, 6 घंटे के बराबर होगा। 1/4 दिन किसके बराबर होगा? 6 घंटे के बराबर होगा। जब हम 6 घंटे का एक साल, एक साल में 6 घंटे बचते हैं, फिर दूसरे साल में फिर 6 घंटे बचेंगे, तीसरे साल में फिर 6 घंटे बचेंगे और चौथे साल में फिर 6 घंटे बचेंगे। तो ऐसे करके फिर ये टोटल घंटे कितने हो जाते हैं? 24। या फिर कहें कि 1/4 दिन, 1/4 दिन, ऐसे 4 बार जब होगा तो एक दिन बन जाएगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि फरवरी माह में प्रत्येक 4 साल के बाद हम एक दिन ऐड कर देते हैं, और इसीलिए प्रत्येक 4 साल के बाद जो फरवरी आती है उसमें 29 दिन हो जाते हैं। प्रत्येक 4 साल के बाद जो फरवरी आती है उसमें एक दिन को ऐड कर देते हैं इन सारे को मिलाकर। तो फिर उस साल जो ईयर है उसे नहीं, फिर उस साल जो ईयर होगा उसमें कितने दिन होंगे? 366 दिन होंगे उस समय। तो जिस साल 366 दिन होते हैं उसे हम लीप वर्ष के नाम से जानते हैं। ये अलग फैक्ट है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप अपनी समझ के लिए इस फैक्ट को थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, जो मैं इसे बॉक्स में इसको दिखाया हूँ। कि नॉर्मली तो हम एक साल में 365 दिन कंसिडर करते हैं, लेकिन एक एक्चुअल में जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर 365 दिन और 1/4 दिन में पूरा करती है। कहने का मतलब है कि 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। तो हम 6 घंटे को छोड़ देते हैं सरलता के लिए, और फिर वो 6-6 घंटे को हम हर साल जोड़ के जब 4 साल कंप्लीट होता है तो वो एक दिन के बराबर हो जाता है। तो फिर उस एक दिन को चौथे साल में हम ऐड कर देते हैं। तो फिर उस साल जो ईयर में टोटल जो दिन होते हैं, उस वर्ष में जो टोटल दिन होते हैं वो हो जाते हैं 366, और फिर उस वर्ष को हम नाम दे देते हैं लीप वर्ष। तो आपने सुना होगा कि लीप वर्ष में टोटल दिनों की संख्या कितनी होती है? 366। और उस साल फरवरी जो होती है वो 29 दिनों की होती है। तो ये अलग चीजें हैं, हमें अभी इस बात को नहीं समझना है। अभी हमें घूर्णन और परिक्रमण को समझना है। तो हमने घूर्णन और परिक्रमण के बारे में क्या समझा है कि घूर्णन पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है और परिक्रमण पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में गति करना। घूर्णन भी पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है और परिक्रमण भी पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। घूर्णन के कारण दिन और रात का घटित होना है, जबकि परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है और दिनों के और रात के समय अंतराल में भी परिवर्तन होता है परिक्रमण के कारण। इसे हम आगे समझेंगे। घूर्णन के कारण 24 घंटे में
एक घूर्णन कंप्लीट होता है घूर्णन में, और परिक्रमण जो होता है वो 365 दिन और 1/4 दिन और एक्स्ट्रा में एक चक्कर कंप्लीट होता है। अब यदि क्वेश्चन आता है, यदि वो इसका ऑप्शन बना देता है कि पृथ्वी एक घूर्णन 365 से ही 1/4 दिन में कर करती है, तो ये वाला ऑप्शन सबसे करेक्ट होगा। यदि उसने नॉर्मली सरलता के लिए 365 दिन कर देता है, तब तो वो तो आप जानते ही हैं पहले से। अब हम देखते हैं, एक चाहे तो आप थोड़ा सा छोटा सा फिगर बना के देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखें ये वाले फिगर। अब हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी का परिक्रमण से जो ऋतुओं में परिवर्तन होता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड सीजन्स। तो यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर आप समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी जब परिक्रमण करती है या रिवोल्यूशन करती है सूर्य के चारों ओर, तो ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है। तो इस टाइप का आप एक फिगर अपनी कॉपी में बना सकते हैं। ये फिगर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। इसे सरलता के लिए यदि मैं चाहूँ तो इसको एक फिगर यहाँ पर भी बना के दिखा सकते हैं, जैसे कि ये सन हो जाए। ये सन है और इसके चारों ओर आपको पृथ्वी इसके चारों ओर घूर्णन कर रही है। आप ऐसा फिगर और कॉपी में बना सकते हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस भी फिगर बनाने की होती रहे। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो आपको जब ये परिक्रमण करती है सूर्य के चारों ओर, तब इसका अक्ष 23.5 डिग्री झुका ही होता है। तो आप इसकी 4 स्थितियां कंसीडर कर सकते हैं पृथ्वी की, ऐसे करके। और सारी जगह आपको इसका जो एंगल है वो 23.5 डिग्री झुकाना है। ये बहुत जरूरी है। यदि ये अक्ष पर अपने 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती, तो कहीं कहीं जो दिन होते हैं लंबे होते हैं, कहीं दिन छोटे होते हैं, ये घटना घटित नहीं होती। तो यहाँ पर आप सबका नॉर्थ पोल, ये इसका नीचे वाला साउथ पोल होगा, तो ये चारों स्थितियां में होंगी। अच्छा, इसके बीचों बीच से इसका क्या गुजर रहा होगा, सब में इक्वेटर गुजर रहा होगा। ये 0 डिग्री इक्वेटर है जो इसके बीचों बीच से गुजर रहा होगा। तो ऐसे करके आप कॉपी में फिगर बना सकते हैं, और फिर सूर्य से आने वाली किरणों को इससे दिखा सकते हैं आप। लेकिन इनमें परिवर्तन होगा अभी एक साल में। ये जो चक्कर लगाती है विभिन्न स्थितियों में, तो इसमें परिवर्तन कैसे होता है, अब आप इस फिगर को समझें जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसे मैं थोड़ा सा, तो जब ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है, तो जब ये जून के समय में पहुंचता है, तो जून के समय में आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, और भारत भी चूंकि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, इसलिए भारत में भी गर्मी को महसूस किया जाता है। और दिसंबर के आसपास उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है और ठंड महसूस होती है। तो भारत भी उत्तरी गोलार्ध में स्थित होने के कारण दिसंबर माह से हमारे यहाँ भी ठंड को महसूस किया जाता है। तो ये जो परिवर्तन होते हैं, ये जो मौसम में या ऋतुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण हो रहा है। तो ये जो स्थिति है, जब जून आता है तब आप यहाँ पर होते हैं। इस स्थिति में जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, एक बार तो आप पहले कंसीडर कर लें कि ये जो अवस्था दर्शाई जा रही है, ये वाली पहली, इसे मैं दे देता हूँ नंबर 1, इसे दे देता हूँ नंबर 2, इसे दे देता हूँ नंबर 3, फिर ये नंबर 4।
आप कहीं से भी कंसीडर कर सकते हैं। समझने के लिए मैं यहाँ से इसी नंबर 1 से कंसीडर कर लेता हूँ। जब ये जून के आसपास पृथ्वी जून के समय में क्या होता है, इसे समर सॉलिस्टिस या उत्तर अयनांत के नाम से जानते हैं। और ये जो स्थिति है 22 दिसंबर वाली, इसे आप दक्षिण अयनांत या विंटर सॉलिस्टिस के नाम से जानते हैं। इनके कुछ पर्टिकुलर नाम है जो आपको जानना है। और जब ये पृथ्वी 21 मार्च के आसपास इस स्थिति में पहुंचती है, चौथे स्थिति में, तब इसे विषुव की स्थिति कहा जाता है, विषुव की स्थिति। और जब ये नंबर 2 वाली स्थिति जो दिख रही है, ये है 23 सितंबर को, ये भी विषुव की स्थिति कहलाती है। विषुव को इंग्लिश में चाहे तो आप लिख लें इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स। कई बार ये टर्म से ही, हिंदी में टर्म ना देके इंग्लिश टर्म से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनके इंग्लिश नाम भी थोड़ा सा ध्यान रखें। विषुव को इक्विनॉक्स कहा जाता है, दक्षिण अयनांत को विंटर सॉलिस्टिस और उत्तर अयनांत को समर सॉलिस्टिस। तो ऐसे करके आप इनके नाम याद कर सकते हैं। ये जो दो स्थिति है, स्थिति नंबर जो 2 है और जो 4 है, इसे भी विषुव की स्थिति ही कहते हैं और इसीलिए इसे भी इक्विनॉक्स की स्थिति कहा जाता है। तो इनमें जो परिवर्तन होता है, अब हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमने जो पेन से ये जो फिगर बनाया है, इसे भी आप ऐसे देख सकते हैं। तो जब जून की जो स्थिति होगी, जून की स्थिति में सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, अब यहां से आप समझने का प्रयास करें। 21 जून की जो स्थिति होती है या जून के आसपास का जो समय होता है, इस समय में सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। कर्क रेखा कहाँ से गुजर रही होगी? मैंने प्रीवियस लेक्चर में इसीलिए कहा था कि आप प्रीवियस लेक्चर को ध्यान से समझते हुए चलें कि कौन से अक्ष क्या कहलाते हैं, कर्क रेखा क्या होती है, मकर रेखा क्या होती है, उत्तरी ध्रुव व्रत क्या है, दक्षिणी ध्रुव व्रत क्या था, नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या था। ये सारी टर्म ज्योग्राफी में बार बार उपयोग होगी, इसलिए आप जो प्रीवियस लेक्चर होते जा रहे हैं उनको आप रिवीजन करते रहें, ताकि आगे आने वाले चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत ना जाए। अब आप यहाँ से फिर से समझने का प्रयास करें कि समर सॉलिस्टिस या उत्तर अयनांत की जो स्थिति जून में घटित होती है, इस समय में सूर्य की जो किरणें हैं वो कर्क रेखा पर, आपको ध्यान रखना है, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। और कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु महसूस की जाती है या ग्रीष्म ऋतु घटित होती है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन जो होते हैं वो लंबे होते हैं और रातें क्या होती हैं, छोटी होती हैं। आपने गर्मी के समय में महसूस किया होगा कि दिन लंबे होते जाते हैं और रातें छोटी होती हैं। तो वो इसी फिनोमेना के कारण होता है। क्यों? क्योंकि जो सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कर्क रेखा पर पड़ती है और कर्क रेखा उत्तर में है, तो उत्तरी भाग में सूर्य की ये लंबवत किरणें पहुंचने लगती हैं। इससे क्या होता है कि उत्तरी भाग में जो प्रकाश है, और आप पाएंगे कि जैसे ही वो 66.5 डिग्री नॉर्थ में पहुंचेगा और उसके बाद 6 माह का दिन होता है। तो आपने सुना होगा कि उत्तरी गोलार्ध में 6 माह का जो दिन होता है वो कब होता है? जून के महीने में ही होता है और 66.5 डिग्री के परे, 66.5 डिग्री के बाद। 66.5 डिग्री कहने का मतलब है उत्तरी ध्रुव व्रत, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जिसे आर्कटिक व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो आर्कटिक व्रत के बाद उत्तरी ध्रुव तक 6 माह का दिन घटित होता है, जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है। तो ये वो स्थिति है उत्तर अयनांत, जब सूर्य कर्क रेखा पर पड़ता है। एक बात और समझ लें, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबा दिन किस दिन घटित होता है, तो सबसे लंबा दिन 21 जून को घटित होता है, सबसे लंबा दिन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है प्रीवियस ईयर में, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखें। ये 21 जून, और 21 जून को यदि वो ऐसा क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि सबसे छोटी रात किस दिन होगी, तब भी वो उसका भी आंसर 21 जून होगा, क्योंकि जिस दिन दिन लंबा होगा तो रातें उस दिन
छोटी होंगी। जिस दिन सबसे लंबा दिन होगा तो उस दिन सबसे छोटी रात होगी। क्यों? क्योंकि टोटल एक घूर्णन कंप्लीट करने में तो पृथ्वी को 24 घंटे ही लगेंगे। यदि 24 घंटे में से 13 घंटे का दिन हो जाता है, यदि 12-12 घंटे के दिन और रात हैं, तो वो इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात तब होता है जब सूर्य विषुवत रेखा पर पड़ता है। और यदि इससे विचलन होता है तो फिर दिन और रात के समय में अंतर होता है। तो आप यहाँ से ऐसे समझ सकते हैं कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं तब दिन लंबे होते हैं और सबसे लंबा दिन पड़ता है 21 जून और सबसे छोटी रातें उसी दिन घटित होंगी जिस दिन सबसे लंबा दिन घटित होगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि ये घटना घटित हो रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसके विपरीत जो दक्षिणी गोलार्ध है इसमें जस्ट अपोजिट फिनोमेना घटित होगा। कहने का मतलब है कि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे पड़ते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटे होते हैं और जब रातें उत्तरी गोलार्ध में छोटी होती हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में रातें लंबी होती हैं। तो जो बातें आप उत्तरी गोलार्ध के लिए यहाँ पर देख रहे हैं उसके जस्ट अपोजिट आप दक्षिणी गोलार्ध में मान सकते हैं। अच्छा, अब जब सूर्य यहाँ पर क्योंकि छठवीं की जो क्लास की एनसीईआरटी है इसमें प्रॉपर तरीके से इस बात को नहीं बताया गया है कि जब सूर्य इस तरीके से गति करता है सूर्य के चारों ओर तो कब सूर्य का उत्तरायण होता है और कब सूर्य का दक्षिणायन होता है, इस बात को नहीं बताया है। ये 11th की एनसीईआरटी और 12th की एनसीईआरटी में शायद इसको बताया गया है, तो आपको वहां जाके और ज्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ हम 6 की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं इसलिए उन बातों को अभी यहाँ पर मर्ज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको भी समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना जाए। इसलिए आप थोड़ा-सा अभी यहाँ जो चीज़ें सीख रहे हैं और मैंने अभी हिंट कर दिया है कि आगे की क्लास में और इस चैप्टर की चर्चा होगी, जिसमें सूर्य का कैसे उत्तरायण होता है, कैसे दक्षिणायन होता है, उन सभी बातों को हम पढ़ेंगे, तब भी इस चैप्टर की आगे ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए भी इसको और मैं फिर यहाँ की सारी बातें आगे आने वाले चैप्टर में रिपीट नहीं करूँगा, तो आपको इंटरलिंक करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब जून से हम इधर आते हैं सितंबर की ओर, तो सितंबर में फिर से सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ने लगती हैं। यहाँ से इसका विषुवत वृत्त 0 डिग्री गुजर रहा होगा। अभी यहाँ पर कर्क रेखा में पड़ रही थी। अब यहाँ पर फिर से जो कि 23 सितंबर की स्थिति है, ये जो हमने नीचे 2 नंबर पे दिखाया है जिसे इक्विनॉक्स कहा जाता है, तो यहाँ पर सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं। ऐसे ही इसके जस्ट ऊपर जो चौथी पोजीशन है, यहाँ पर भी इक्विनॉक्स की स्थिति होती है। इन दोनों स्थितियों में सूर्य जो है वो लंबवत कहाँ पर पड़ रहा है? विषुवत वृत्त पर, 0 डिग्री इक्वेटर पर यहाँ पर भी और 0 डिग्री इक्वेटर पर यहाँ पर भी। तो इक्विनॉक्स की स्थिति कब कब घटित होती है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। ये डेट कई बार पूछ भी लेता है, तो आप इनको भी ध्यान से याद करते चलें। अब हम बात करते हैं दक्षिण अयनांत की, जो तीसरे नंबर की बात है। इस समय में दक्षिण अयनांत के समय जो कि 22 दिसंबर को घटित होता है या दिसंबर के माह में घटित होता है, इस समय में विंटर सोलिस्टिस कहा जाता है इसको, या दक्षिण अयनांत। इस समय में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। तो विषुवत वृत्त की जो दक्षिण में जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री दक्षिण, तो इस रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। 23.5 डिग्री साउथ पर यानी कि मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। इसका मतलब है कि सूर्य की किरणें जब मकर रेखा पर लंबवत पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में दिन कैसे होने लगेंगे? लंबे होंगे। और रातें कैसी होंगी? छोटी होंगी। और जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे और रातें छोटी होंगी, तब उत्तरी गोलार्ध में दिन कैसे होंगे? छोटे होने लगेंगे और रातें लंबी होने लगेंगी। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होंगे तो उत्तरी गोलार्ध में जस्ट अपोजिट स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वहां पर प्रकाश उतना नहीं पहुंचेगा। क्योंकि अभी अभी के समय मतलब दिसंबर के आसपास जो सूर्य का प्रकाश है वो लंबवत किस दिशा में पड़ेगा? आप इस फिगर से भी देख सकते हैं कि
क्योंकि हमारा अक्ष कैसा है, झुका हुआ है 23.5 डिग्री, और ये इसकी जो पोजीशन है वो हमेशा ही झुकी हुई होती है। जब ये परिक्रमण करता है तो ये अक्ष अपनी स्थिति में हमेशा ही 23 डिग्री झुका हुआ होता है और एक ही दिशा में झुका होता है। तो इसके फलस्वरूप अब जो सूर्य का जो प्रकाश है, जब वो ये दिसंबर की स्थिति में पहुंचता है, तो इसका उत्तरी भाग तो क्या है, झुका होने के कारण इस भाग में प्रकाश नहीं पहुंचता, लेकिन मकर रेखा का मकर रेखा पर ये लंबवत पड़ता है। और इसी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में दिन लंबे होने लगते हैं और रातें छोटी, और इसके जस्ट अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, दिन छोटे होंगे और रातें लंबी होंगी। और इसी वजह से, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में अब कर्क रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें नहीं पड़ने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ठंड पड़ती है या शीत ऋतु घटित होती है, और इसीलिए इसे विंटर सोलिस्टिस नाम दिया जाता है। अच्छा, आपने एक बात ध्यान दिया होगा कि इसे विंटर सोलिस्टिस क्यों कह रहे हैं। दक्षिण अयनांत में तो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तब दक्षिण अयनांत को भी समर सोलिस्टिस कह देना था, लेकिन इसको विंटर सोलिस्टिस नाम दिया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो नाम दिए जाते हैं, ये सामान्यतः ये धारणा को कंसीडर करते हुए दिया जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में कौन सी परिस्थिति है। यदि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु है, तब हम समर सोलिस्टिस का नाम दे देते हैं, और जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु की स्थिति घटित होती है, तब हम उसे विंटर सोलिस्टिस का नाम दे देते हैं। जैसे आप एक एग्जांपल यहाँ से हटके आप सोच सकते हैं, जैसे हम नंबर जब लिखते हैं कोई भी नंबर, तो जैसे हमें 1 2 3 4 यदि ऐसा लिखना हो कोई पॉजिटिव नंबर, तब हम इनके सबके आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं। लेकिन जब हमें माइनस लिखना होता है, तब तो हम प्रॉपर तरीके से माइनस लिखते हैं कि -1 -2 -3। तो कहने का मतलब है कि जब हमें पॉजिटिव नंबर दिखाना होता है, तब तो हम उसके आगे प्लस चिन्ह नहीं लगाते हैं, और जब माइनस की बात आती है, तब हम उसे स्पष्ट रूप से मेंशन करते हैं कि भाई -1 -2 -3। ऐसे ही जब जब आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उसमें उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध का स्पष्ट रूप से मेंशन ना किया हो, तब आप उसका आंसर उत्तरी गोलार्ध को कंसीडर करते हुए ही देंगे। जब वो स्पष्ट रूप से उत्तरी गोलार्ध की बात कहे, तब तो हमें कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, और दक्षिणी गोलार्ध की बात कर देता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए। लेकिन यदि उसने उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को स्पष्ट रूप से डिफाइन नहीं किया है, तब हम ये मानेंगे कि वो उत्तरी गोलार्ध की बात चल रही है। और यही यहाँ पर इसी बात के आधार पर समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस नाम दिया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु जब घटित हो रही है, वो जून के आसपास घटित हो रही है, इसलिए उस अयनांत को हम समर सोलिस्टिस कह दे रहे हैं, और दक्षिणी अयनांत को हम क्या कह रहे हैं, विंटर सोलिस्टिस। जबकि दक्षिणी भाग में गर्मी का मौसम है, इसके बावजूद भी इसका नाम दिया जा रहा है विंटर सोलिस्टिस, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में उस समय में शीत ऋतु है। तो अब इससे ज्यादा और समझाने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक में। और फिर से जब यहाँ से दिसंबर के आगे, फिर जब हम 21 मार्च को यहाँ पर पहुंचते हैं, चौथी नंबर की जो पोजीशन दिखाई गई यहाँ पर, ये वाली, तो फिर से सूर्य का क्या होता है, उत्तरायण होता है, और यहाँ पर से फिर से ये विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ने लगता है। और जब भी विषुवत रेखा पर प्रकाश पड़ता है, तो दिन और रात बराबर होते हैं। यहाँ पर एक चीज आप लिख सकते हैं, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, इक्विनॉक्स के समय, चाहे वो 21 मार्च के समय का हो या फिर 23 सितंबर के समय का हो, तो इक्विनॉक्स के समय दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात बराबर समय के होते हैं। कहने का मतलब है कि 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का दिन होगा, तो 12 घंटे की भी रातें होंगी। तो ये स्थिति कब होती है, विषुव के समय, इक्विनॉक्स के समय। तो इस फिगर को आप 2-3 बार अपने स्तर पर भी बना के देखें, और गूगल पर डालकर या फिर यूट्यूब में देखें कि पृथ्वी किस प्रकार से मोशन करती है, और इनके जो घूर्णन और परिक्रमण, इन दोनों ही के फिगर आप 3 डायमेंशन में देखते हुए समझ सकते हैं कि कैसे प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में जब कर्क रेखा पर पड़ता है, तब समर सोलिस्टिस का सीजन होता है, और जब मकर रेखा पर पड़ता है, तो विंटर सोलिस्टिस का समय होता है।
तो इस बात को आप और अच्छे से समझ पाएँगे 3 डायमेंशन में। क्योंकि ये 3 डायमेंशन का फिनोमेना है, इसे 2 डायमेंशन में हम ऐसे ही समझा सकते हैं। और फिर से मैं बात रिपीट कर दूँ कि उत्तरी गोलार्ध में जो चीज़ें घटित होंगी, जिस समय में उसके जस्ट अपोज़िट में दक्षिणी गोलार्ध में घटित होंगी। और जिस समय में दक्षिणी गोलार्ध में जैसे दिन का समय लंबा हो रहा है, तो इसके जस्ट अपोज़िट की घटना उत्तरी गोलार्ध में घटित होगी। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ना है, इस लेक्चर को आप सुनने के बाद, तो आपकी और बची-कुची चीज़ें सारी क्लियर हो जाएँगी और कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपके दिमाग में स्थायी रूप से बैठ जाएँगे। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बार-बार पूछे गए हैं और आगे भी इसका उपयोग होगा। तो आज हमने सबसे पहले किसकी बात किया है? सबसे पहले हमने कक्षीय समतल को पढ़ने का प्रयास किया है, फिर समझने का प्रयास किया है, फिर हमने प्रदीप्त वृत्त और उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ, जिसमें घूर्णन और परिक्रमा, इन दोनों की चर्चा किया है। एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो समर सॉलिस्टिस है, क्योंकि इसे यहाँ पर जो सूर्य की जो किरणें हैं, वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कर्क संक्रांति किस दिन घटित होती है? कर्क संक्रांति, तो इसे ही कर्क संक्रांति कहते हैं, जो 21 जून को घटित होती है। और जो 22 दिसंबर को विंटर सॉलिस्टिस होता है, इसे ही कई बार यहाँ पर चूंकि मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, इसीलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, इतने ही चीजों से, इतने ही कॉन्सेप्ट से हमें सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बस ये समझना है कि उसकी लैंग्वेज किस हिसाब से पूछी जा रही है। अभी हम कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के डिस्कस करेंगे, आपको स्पष्ट होगा कि कितने तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज को ट्विस्ट किया जाता है और आंसर इतनी ही चीजों से सारे क्वेश्चन का आंसर निकल निकल जाएगा। तो आई होप कि अब हमें क्वेश्चन देखना आना चाहिए प्रीवियस ईयर के। जैसे प्रीवियस ईयर यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। अभी हमने तो जो एनसीईआरटी में जो फैक्ट दिया है, अभी जो नई एनसीईआरटी में, तो उसमें तो आपने आर्यभट्ट के बारे में पढ़ा है। लेकिन जब ये क्वेश्चन 2001 में पूछा गया था, उस समय में आर्यभट्ट का यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं बनाया है यूपीएससी ने, और इसका जो आंसर माना है अरस्तु माना है। इनकी एक बुक है स्वर्ग में, उसमें उन्होंने बताया है कि पृथ्वी जो है गोल है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि एनसीईआरटी में ये वाला फैक्ट जोड़ दिया गया है कि आर्यभट्ट ने सबसे पहले बताया है कि पृथ्वी गोल है और वो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। यदि ऐसा फैक्ट आप पूछ लिया जाता है, तो आपको वही एनसीईआरटी वाले फैक्ट को यूज़ करना है, जो अब नई एनसीईआरटी में डाल दिया गया है। 2019 में ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि जून की 21वीं तारीख को सूर्य, अब इसके 4 ऑप्शन हैं कि उत्तरी ध्रुव व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, दक्षिणी ध्रुव व्रत क्षितिज के नीचे नहीं डूबता, मध्याह्न के भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्यमस्त चमकता है, या मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्यमस्त चमकता है। तो आपने अभी पढ़ के आया है, आपको एग्जैक्ट लैंग्वेज वो वाली नहीं मिल रही है, तब भी आप सोच सकते हैं कि 21 जून की घटना कब घटित होगी, जब हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है, उस समय में जून की स्थिति की बात हो रही है। तो जून के समय में कर्क रेखा पर आपको ध्यान आना चाहिए कि कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ती हैं, क्योंकि हमारा जो भारत है, वो भी उत्तरी गोलार्ध में है, और कर्क रेखा पर ही जब सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं, तब हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि उस समय ही सूर्य की लंबवत किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं। और जिस वजह से उत्तरी भाग में ज्यादा प्रकाश होगा। तो जो उत्तरी ध्रुव व्रत है, वहां पर के बाद जो क्षितिज है उसका मतलब उत्तरी ध्रुव व्रत से लेके नॉर्थ पोल तक का जो रीजन है, वहां पर 6 माह का दिन होने लगता है। तो इसी वजह से इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। इसने उत्तरी ध्रुव व्रत लिखा है, इसका मतलब है कि ये किसकी बात कर रहा है, 66.5 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहा है। यदि ये दक्षिणी ध्रुव व्रत यहाँ कहीं लिखता, जैसे नीचे वाले में बनाया है, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये 66.5 डिग्री साउथ की बात कर रहा है। तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जून के समय में तो कर्क रेखा जो कि उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती हैं। तो ये वाला आंसर आप यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। ये यूपीएससी ने अभी 3 साल पहले 2019 में ये क्वेश्चन को पूछा है। फिर एक और क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है कि अलग अलग ऋतुओं में, यहाँ पर देखना क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी घुमा के पूछा है इसने, कि अलग अलग ऋतुओं में
दिन का समय मतलब दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? इसने ये नहीं पूछा है कि दिन और रात किसके कारण घटित होते हैं। इसने पूछा है कि दिन का समय और रात्रि के समय में जो विस्तार में भिन्नता, मतलब कहीं दिन छोटे होते हैं, कहीं दिन लंबे होते हैं, या कहीं रातें छोटी होती हैं, कहीं रातें लंबी होती हैं। ये जो घटना है, ये किस कारण से घटित होती है? तो इसने ऑप्शन बनाए हैं कि पृथ्वी के अक्ष पर घूर्णन। जो लोग इसको गलत तरीके से समझेंगे या क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे, तो वो इसको पहले वाले ऑप्शन को टिक कर सकते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण रात और दिन घटित होते हैं। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है कि रात और दिन घटित होते हैं। उन्होंने पूछा है कि दिन के समय और रात्रि के समय में जो विस्तार में भिन्नता है, वो किस कारण घटित होती है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण। तो दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण, परिक्रमण मतलब उसके रिवोल्यूशन की बात। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर सही हो सकता था, लेकिन इसने एक चीज नहीं दी है, वो आप आगे के ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो ये वाले ऑप्शन थोड़ा सा आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये भी आंसर नहीं होगा। वो अभी आपको बताऊंगा कि क्यों नहीं होगा। स्थान की अक्षांशीय स्थिति, ये तो नहीं है। पृथ्वी का नत अक्ष पर परिक्रमण, यही इसका आंसर है। अब इसकी भाषा मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन बी की भाषा, ये दोनों लगभग बराबर हैं, लेकिन इसमें एक चीज को ऐड कर दिया है इसने, पृथ्वी का नतक्ष। नतक्ष मतलब जो पृथ्वी एक काल्पनिक अक्ष से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, उसकी बात कर रहा है। उस पर परिक्रमण, परिक्रमण मतलब यहाँ पर भी रिवोल्यूशन की बात किया है इसने, और यहाँ पर भी इसने रिवोल्यूशन की बात किया है, लेकिन इसने अक्ष को कंसीडर नहीं किया है। यदि हमारी पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका नहीं होता और यदि वो लंबवत होता, तब तो वो जब परिक्रमण करती सूर्य के चारों ओर, तो दिन और रात हमेशा ही बराबर होते हैं, उनके समय में परिवर्तन नहीं होता। लेकिन हमारी पृथ्वी चूंकि झुकी हुई है, तो झुकी होने के कारण जून के मौसम में दिन लंबे होते हैं, रातें छोटी होती हैं, और दिसंबर के समय में रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो ये जो परिवर्तन है दिन और रात के समय के जो विस्तार में जो अंतर उत्पन्न हो रहा है, तो ये एक्चुअल में किसके कारण घटित होता है? पृथ्वी के नत अक्ष पर झुकाव, जो उसके अक्ष पर जो 23.5 डिग्री का झुकाव होने के कारण जो परिक्रमण और साथ में परिक्रमण, इसके कारण ये घटित हो रहा है। तो आप क्वेश्चन की भाषा को समझते हुए ही आंसर निकालें। तो ये हो गए यूपीएससी के क्वेश्चन। अब कुछ प्रीवियस ईयर जो स्टेट ने भी कुछ क्वेश्चन पूछे हैं इससे, उससे भी आप जल्दी जल्दी देख लें। बाकी आपके सारे कॉन्सेप्ट लगभग कवर हो गए हैं। उन्हीं के आधार पर जो चैप्टर आपने पढ़ा है उसी से आंसर निकालना है। यहाँ पर जो आंसर दिए हैं उसे आप एक बार रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन आपने जो लेक्चर में पढ़ा हुआ है उसी के आधार पर आंसर निकालने का प्रयास करें। जैसे यहाँ पर मैं सिर्फ आंसर बताते चलूंगा आपको, सिर्फ जो लेक्चर अभी आपने सुना है उसी के आधार पे आपको आंसर निकालना है। यहाँ पर पूछा है कि किस तिथि को रात और दिन बराबर होते हैं। तो रात और दिन कब बराबर होंगे? जो विषुव की स्थिति मैंने बताया था, विषुव की स्थिति कब पड़ रही थी? एक तो 21 मार्च को पड़ रही थी और 23 सितंबर को। तो यहाँ 21 मार्च वाली स्थिति तो दी नहीं गई है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 23 सितंबर बस। ये एमपीपीएससी ने 1992 में पूछा है। फिर इसने पूछा है दूसरा क्वेश्चन कि इक्विनॉक्स, यहाँ पर इंग्लिश नाम भी दिया है इसने, वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होता है, तब भी इसका आंसर क्या होगा? हमने दोनों स्थिति पढ़ के आए हैं, 21 मार्च की भी और 23 सितंबर की भी। आप इक्विनॉक्स की स्थिति से दोनों को आंसर ए मान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये भी एमपीपीएससी ने पूछा था कि वर्ष भर रात दिन कहाँ बराबर होते हैं? तो उत्तरी ध्रुव पर, या भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कहीं नहीं। तो भूमध्य रेखा पर ही दिन रात बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा ही पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की लंबवत किरणें हमेशा हमेशा ही पड़ती हैं, इस वजह से वहां पर दिन और रात बराबर होते हैं। चौथा क्वेश्चन कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति, इसने यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति कहने का मतलब है कर्क रेखा पर जब सूर्य लंबवत पड़ रहा था, तो वो कब पड़ रहा था? 21 जून के समय में। तो के समय 12 घंटे का दिन होगा। तो इसका आंसर क्या है? उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय
12 घंटे का दिन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विषुवत। इसने पूछा है कि कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा। कर्क रेखा पर तो कर्क संक्रांति का मतलब जो इसका समर सॉलिस्टिस की बात कर रहा है, लेकिन तब भी 12 घंटे का दिन कहां पर घटित होगा? 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर हमेशा ही घटित होगा। और जो कर्क रेखा पर अधिक प्रकाश पड़ने के कारण वहां का दिन 12 घंटे से ज्यादा का होगा। यदि वहां पर 12 घंटे से ज्यादा का पूछता तब तो वो कर्क रेखा आ जाती। अब पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होगा? तो जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रातें होंगी, मतलब 22 दिसंबर को, क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे लंबे होते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटे दिन होंगे। तो 22 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा। आपको लेक्चर से ही सारी बातें निकालना है, और चाहे तो आप इसमें जो आंसर दिए हैं उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके सारे आंसर लेक्चर से ही कवर हो जाएंगे। वर्ष का सबसे फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हुआ कि वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा है? तो इसका भी 21 जून हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, और जब हमें कुछ ना दिया हो तब हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध को ही कंसीडर करेंगे। जब ये स्पष्ट ना किया हो कि उत्तरी गोलार्ध में पूछ रहा है या दक्षिणी गोलार्ध में, तब हमें उत्तरी गोलार्ध को मानते हुए ही आंसर देना है। किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा? फिर से वही क्वेश्चन है। तो इस टाइप से आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन आप निकाल पाएंगे। एक और 9 नंबर का क्वेश्चन आप देख लें कि निम्नलिखित तिथियों में से दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। तो सबसे छोटी छाया कब बनेगी आपकी? 21 जून को बनेगी। क्यों? क्योंकि उस दिन अ, उत्तरी ध्रुव पर कर्क रेखा पर लंबवत किरणें पड़ेंगी, और जब भी लंबवत पड़ती हैं, लंबवत कहने का मतलब है कि उस दिन सूर्य की ठीक सर के ऊपर होता है। लंबवत पड़ने का मतलब है कि उस दिन सूर्य की जो किरणें हैं वो सर के ठीक ऊपर लंबवत पड़ने के कारण उसकी छाया सबसे छोटी बनेगी। तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चन भी सॉल्व हो गए। आई थिंक ये चैप्टर थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। तो आई होप कि सारे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और इस चैप्टर को आप रिवीजन करते रहें। एक एक बार रिवीजन करें और एनसीईआरटी से पढ़ना है, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं। थैंक यू।